आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो मैं हूँ आपकी रुचि मैम और आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे जो कि है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इस चैप्टर में आप लोग ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं और अब बच्चों बारी है उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की जिससे लगता है सबसे ज्यादा डर, बट ये बोर्ड के लिए समेटे हुए हैं 5 से 7 नंबर, क्योंकि बच्चों डेरिवेशन यहीं से आएगा, डेरिवेशन यही पूछा जाएगा, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज का बेटा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। बच्चों केवल निरक्षीय नहीं, मैं आपको अक्षीय व निरक्षीय दोनों की जो है वजह से तीव्रता निकालना सिखाऊंगी, यानी कि द्विध्रुव के कारण जो है अक्षीय व निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये हम सीखने वाले हैं। 2 डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में आप आ गए हैं तो डेरिवेशन आपको सीखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बच्चों लगभग 50 से 60 डेरिवेशन होंगे क्लास 12 के दोनों जो है बुक्स को मिला करके। तो अगर आपको डेरिवेशन का पता नहीं है कि इस डेरिवेशन हमें निकालना क्यों है, इस डेरिवेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पहले तो पता ही होना चाहिए कि क्या है द्विध्रुव, क्या है अक्षीय बिंदु, क्या है निरक्षीय बिंदु, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एंड बच्चों इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो बच्चों चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगी विद्युत द्विध्रुव की क्या होता है, ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चे। इसके बाद जो है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको भी पढ़ाऊंगी, बिकॉज बच्चों जो आघूर्ण का कॉन्सेप्ट है वो हर एक जो है डेरिवेशन में आ रहा होगा, और जो हमारा लास्ट फॉर्मूला निकलेगा बेटा वो आघूर्ण का फॉर्मूला लगा करके ही निकलेगा, या उसके पदों में निकलेगा, ये सही कहना होगा। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव की वजह से फिर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। हर एक क्लास के एंड में आपको होमवर्क मिलता है, सो गाइज होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करिए। जिसको लाइफ में पढ़ना है शाम को 7 बजे हर रोज जो है क्लास चल रही है, आपको 6 बजे 7 बजे 8 बजे प्रॉपर जो है शाम को पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास दी जा रही है। सो गाइज आपको जो है लाइव क्लास अटेंड करनी है, वहां पे आप बिल्कुल लाइव पढ़ सकते हैं, एंड लाइव क्लासेस में हम लोग शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। सो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, जरा आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं बेटा आपको बताऊंगी कि आखिरकार विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव को सुनते ही आपके दिमाग में जो एक छोटी सी बात आती है, वो बहुत ही कॉमन सी बात है कि द्वि मतलब 2 और बेटा ध्रुव मतलब ध्रुव ही है। तो बेसिकली जहां पर 2 ध्रुव होंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना। और बच्चों इसके लिए हमने छोटा सा जो है डायग्राम बनाना होगा, याद करना होगा, है ना, कि ऐसा द्विध्रुव दिखता है, राइट। तो बच्चों इसके लिए आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो बच्चों लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो है 2 आवेश है, राइट। हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा क्या है माइनस क्यू आवेश, और बेटा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2L है। आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम हम केवल 2L ही क्यों लिख रहे हैं, 2P लिख सकते हैं, 2Q 2R कुछ भी लिख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो है ये हम लोग 2L ही लिखने वाले हैं, वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम हम केवल 2L ही क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पर L भी तो ले सकते थे, L/2 भी ले सकते थे, या फिर 4L लिख सकते थे। तो बच्चों उसका रीजन है, रीजन क्या है आपको डेरिवेशन में समझ में आ जाएगा, राइट। तो बच्चों बेसिकली ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर 2 आवेश हैं, ठीक है, 2 आवेश हैं बच्चों। दोनों आवेश परिमाण में समान है, किंतु जो इनकी प्रकृति है वो विपरीत है, और बेटा ये मिलके क्या बना रहे हैं विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। और बच्चों जो ये निकाय है, या बेटा जो कह सकते हैं जो ये सिस्टम है, ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 2 समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे जो एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित होंगे, और जो ये निकाय होगा ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा ये टॉपिक था, राइट। तो एक बार फटाफट से बच्चों लिख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको जो है दिमाग में ये बात जो है याद रहे। बच्चों लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से लिखिएगा, लिखिए यह एक ऐसा निकाय है,
यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये आवेश है ये बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं रखे हैं, जो ये L दूरी है ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा। बस इतना ही था इसमें। अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बेटा जो नेक्स्ट है वो है द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि बहुत बहुत ज्यादा ही आसान है। इससे डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों डाइपोल मोमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपको थोड़ा अगर याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं। बेटा द्विध्रुव को बोलते हैं डाइपोल एंड बेटा आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट। तो बेटा क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट बेटा इसको बोला जाता है। तो लिखेंगे कि यह आवेश के परिमाण एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो बेटा डाइपोल को हम लोग दर्शाएंगे P से। ठीक है, आवेश के परिमाण, तो बेटा हमारे पास क्या है, दो आवेश है। ठीक है, दो आवेश है, तो बच्चों इनका परिमाण क्या हो जाएगा, सिंपल 2q हो गया। दो आवेश का परिमाण लिया गया है, ना कि प्रकृति। और बच्चों बीच की जो दूरी है बेटा वो क्या है, बेटा बीच की जो दूरी है वो हमारे पास 12 है। आवेश हमारे पास परिमाण क्या है, q है, राइट। तो बच्चों क्या हो गया, 2q इंटू L हो गया, सिंपल 2q इंटू बच्चों क्या हो गया हमारे पास, या फिर इसको ऐसे लिखो q इंटू 12 लिखो, ताकि तुम लोग जो है कंफ्यूज ना हो, राइट। लिखो यहाँ पे q इंटू 12, वरना तुम लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। लिखो यहाँ पर आवेश का परिमाण बेटा कितना है, q है इंटू 12। दो आवेश है हमारे पास, दोनों का परिमाण कितना है, एक है प्लस q, एक है माइनस q, राइट। तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो 1 ही है ना, 1 ही वैल्यू है। परिमाण कितना है, 1 ही है। इंटू बच्चों दूरी क्या है, 12 है, तो बेटा क्या हो गया, P बराबर Q इंटू 12। सो गाइज ये हमारे पास क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। अच्छा, इसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। अगर बेटा मैं आपसे बोलती हूँ इसका सदिश रूप लिखिए, दिशा बताइए, तो बेटा पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो आघूर्ण होता है बेटा वो एक सदिश राशि है, उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका सदिश रूप क्या होगा, तो बेटा सदिश रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो इसकी दिशा होती है, दिशा सदैव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। फिर से सुनिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो सदैव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो अगर बच्चों लेट्स सपोज अगर मैं इसका सदिश रूप लिख दूं, यहीं पे लिख सकती हूँ ना, तो बच्चों क्या आ जाएगा, वेक्टर P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 12, सिंपल। वेक्टर P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 12 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका सदिश रूप हो गया। अब बच्चों हमारा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। पहली चीज तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको दो जो है तरह से जो है निकाला जाता है। पहला अक्षीय बिंदु पर, दूसरा निरक्षीय बिंदु पर। तो ये बेटा अपने पास जो है दो डेरिवेशन सीखने हैं और दोनों डेरिवेशन बेटा जो है अच्छे खासे हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहला बच्चों क्या है बेटा, सबसे पहला है अक्षीय बिंदु पर।
अक्षीय बिंदु पर, एक्सियल पॉइंट पर। अच्छा बच्चों ये क्या होता है, जैसे बच्चों लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा देखो ये दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो बच्चों ये इसी लाइन पर, राइट, इसी लाइन पर बेटा कहीं मान लो किसी ये बिंदु हो सकता है, ये बिंदु हो सकता है, या बच्चों लेट सपोज ये बिंदु हो सकता है, ये बिंदु हो सकता है। बेटा इन्हीं किसी बिंदु पर जो है इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये तो क्या हो गया, अक्षीय बिंदु के लिए हो गया। बेटा दूसरा क्या होता है बच्चे, दूसरा है निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इसका बच्चों मतलब यह है कि लेट सपोज कि हमारे पास क्या है बच्चा, दो आवेश हैं, अगेन प्लस क्यू माइनस क्यू, ये किसी दूरी पर स्थित है। और बच्चों यहां पर है ना बेटा, जस्ट यहां पर कलर चेंज करती हूँ बच्चों, यहां पर ना इनको ये ऐसे बेटा ऐसे बेटा बोल सकते हैं कि इनको ना एकदम से कुछ सेंटर पर काटते हुए, जो कह सकती हूँ सेंटर पर नहीं है क्या, ये कुछ यहां पर बिल्कुल सेंटर पर है ना ऐसे। तो यहां पर जो लेट सपोज कि कोई जो है बिंदु स्थित है और उस बिंदु पर जो है क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो क्या हो गया, निरक्षीय बिंदु पर हो गया, राइट है ना, एकदम से बिल्कुल जो है दोनों जो हमारे द्विध्रुव आघूर्ण है, जो द्विध्रुव है बेटा, उस द्विध्रुव के बिल्कुल जो है सेंटर पर जो है क्या कर रहे हैं, हम कह सकते हैं एक लंब डाल रहे हैं, है ना। और बच्चों जो है एक पॉइंट स्थित है ना, तो वहां पर हमें ज्ञात करना है। लेट सपोज यहाँ कोई पॉइंट P है, इससे P पॉइंट पर जब हमें क्या करना होगा, इस आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निरक्षीय बिंदु हो जाएगा, राइट। तो बच्चों सबसे पहला डेरिवेशन है अक्षीय बिंदु के लिए। यहाँ पे एक बार बच्चों लिख लेंगे, कंप्लीटली लिखेंगे कि अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो ये किस प्रकार से था, ये कुछ इस प्रकार से था कि ये मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा आवेश है माइनस का क्यू, ठीक है, और ये एक ही अक्ष पर स्थित है, राइट। अब बच्चों ध्यान सुनना, पहली चीज मैंने क्या बताया था कि जो हमारे द्विध्रुव हैं बेटा, जो ये द्विध्रुव है ये एक दूसरे से, मतलब जो आवेश है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, तो जो ये निकाय है, इस निकाय के अंतर्गत जो ये हमारे आवेश हैं ये बेटा एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है, सबसे पहली चीज। अब बच्चों लेट सपोज कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, बच्चों लेट सपोज कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, है ना, और इससे P पॉइंट के थोड़ा सा और दूर बना देती हूँ, इससे P पॉइंट पर आपको देखो एक ही अक्ष में है ना, तो अक्षीय बिंदु हो गया, इसी सेम अक्ष पर कोई बिंदु है। अब इससे P पॉइंट पर अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मैं कह सकती हूँ दिक्कत आएगी अपने सामने, वो क्या आएगी, अगर आपको याद हो तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, किसी को याद है क्या? अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ करता था E बराबर KQ/R²। अब मुझे तुम इस बात का जवाब दे दो कि KQ/R² तो है, परिमाण में तो कोई दिक्कत अपने को है नहीं, पर दूरी तुम क्या लोगे, वही प्लस क्यू वाला बोलेगा तुम मेरे से दूरी लो, माइनस क्यू बोलेगा तुम मेरे से दूरी लो, तो बच्चों एग्जैक्टली हम दूरी किधर से ले रहे होंगे, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर फॉर्मूला हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का E बराबर KQ/R², सो गाइज हम दूरी कहां से लेंगे, K इज अ कांस्टेंट, Q अपने को पता है कोई दिक्कत नहीं है, बट R कहां से लेंगे, तो बच्चों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो बेटा दूरी लेंगे है ना, वो क्या लेंगे, सेंटर से लेंगे। बच्चों अगर कहो तो यहाँ पर मैं नोट बनवा के लिखवा देती हूँ, बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बेटा बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ कि
आपको ना कुछ भी चीज एक बार मिस ना हो ना, मैं यहाँ पे छोटा सा नोट लगा देती हूँ बेटा। नोट लगा के लिख लो कि द्विध्रुव की दूरी हमेशा सेंटर से ली जाती है, हमेशा सेंटर से ली जाती है। तो यानी कि बच्चों हम जो दूरी बेटा लेने वाले हैं वो कहाँ से लेने वाले हैं बच्चों, यहाँ से ना, सेंटर से, यहाँ से। ये बच्चों ये r दूरी है, ये बेटा दूरी हम लोग लेंगे, ठीक है। ये दूरी लेंगे, सेंटर से दूरी ले रहे हैं, बिल्कुल इन दोनों द्विध्रुव के सेंटर से बच्चों हम जो है दूरी ले रहे हैं, ठीक। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, याद करो बताया था बेटा। प्लस के लिए बेटा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कहां पर होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है बेटा। जो माइनस का होगा, जो ऋण आवेश होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, अंदर की ओर होगी। तो यानी कि बच्चों इस पर ऐसे कुछ है ना, ये देखो, ये इसको लिख दो E प्लस, है ना, E प्लस लिख दो बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर होगी, बाहर की तरफ होगी। और अगर मैं बोलूं बेटा माइनस के लिए, बेटा कहां से हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कहां पर होगी, अंदर की ओर होगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अगर बच्चों समझ में आ गई है तो एक बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना बच्चों। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, तो बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, कि यार जो ये हमारा E प्लस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ E प्लस क्या हो जाएगी वैल्यू, अच्छा दिमाग लगाओ, E प्लस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी। फॉर्मूला को पता है, फॉर्मूला यू गाइज नो वेरी वेल। E बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार अगर मैं तुमसे E प्लस निकालने के लिए बोल रही हूँ देन यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं E माइनस बोलती हूँ देन बच्चों क्या आएगा, है ना, E प्लस एंड E माइनस, यही तो वैल्यू निकालनी होगी। फटाफट से गाइस, फटाफट से, टाइम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं तो आपको बता ही दूंगी, ठीक है, मैं तो आपको बता ही दूंगी, पर आपको बताना होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तब तो कुछ हम लोग बातें नोट कर लेते हैं, एक बार कुछ बातें नोट कर लो, थोड़ी सी थ्योरी लिख लो यहाँ पर कि माना दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश 12 दूरी पर स्थित होकर एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इस द्विध्रुव के कारण समान अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो ये यहाँ पर लिखवा दिया है कि द्विध्रुव की जो दूरी है वो हमेशा सेंटर से होगी। यहाँ पर जो है मैं आपको ये बात यहाँ पर नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है, ओके। चलो तो अब बच्चों ये आपने आई होप कि दिमाग लगा लिया होगा, जिसने लगा लिया है बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं लगाया तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों थ्योरी लिखवा दी है, फॉर्मूला गाइस यू नो वेरी वेल। तो अब बच्चों यहाँ पर हमें निकालनी है E प्लस और E माइनस की वैल्यू, राइट। क्या निकालनी है, E प्लस और E माइनस की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों, बहुत ही आसान है, अभी तक मैंने कुछ भी टफ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा
दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। बच्चों आ जाओ, निकालते हैं ई प्लस। पहले यहाँ बेटा लिख लो ई प्लस क्या है। तो बच्चों ई प्लस है प्लस क्यू के कारण वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, मैंने ये बोला भी है ना। बच्चों देखो, अगर तुम मेरी बात को ही ध्यान से सुन रहे हो ना, तो मुझे कुछ भी चीज लिखवाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ, पहले जो समझा रही हूँ, तो मैं वही लिखवा रही हूँ, है ना। बच्चों ई माइनस क्या हो जाएगा बताओ। अभी ई माइनस क्या था बेटा, तो ई माइनस था बच्चों माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता। और बच्चों प्लस के कारण बेटा जो तीव्रता होगी वो किधर होगी बेटा, वो होगी बाहर की तरफ। माइनस के लिए क्या होगी तीव्रता, अंदर की तरफ। प्लस बाहर माइनस अंदर, याद रख लेना। और अगर मैं बोलूं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, क्या बोलोगे, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, याद रहेगा। बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ, अब बच्चों यहां पर निकालते हैं वैल्यूज। सो गाइस ई प्लस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास है ई बराबर के क्यू अपॉन आर। सो डायग्राम देखो, है ना। अगर बच्चों मैं बोलती हूँ ई प्लस निकालने के लिए, तो आप मुझे दिमाग जो है देख के बताओ कि बेटा प्लस से क्यू से दूरी कितनी है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, तो प्लस से क्यू से इस बिंदु पी तक की दूरी क्या है। देखो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 है। अगर बच्चे पूरी दूरी 12 है ना, पूरी दूरी कितनी है, 12 है। तो आप जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि प्लस से क्यू से बेटा इस पी तक की दूरी क्या हो जाएगी। देखो बच्चों ये दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि बेटा हम लोग कहाँ से सेंटर से ही ले रहे हैं। तो बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी होगी एल। सेम बच्चों ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा, ये दूरी भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों क्या है, पी है। बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, आर है। हमें प्लस से क्यू से निकालना है पी तक की दूरी। तो बच्चों क्या करोगे, आर में ये दूरी भी तो जोड़ दोगे ना। तो बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई बताओ। अगर ये समझ में आ गया तो मजा आ गया, ये समझ नहीं आया तो दिक्कत है। बताओ जल्दी। अगर मैं बोलूं भैया, वापस से सब कुछ अंडू करती हूँ, एक एक चीज वापस समझाती हूँ। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने आपसे क्या बोला कि प्लस से क्यू से बेटा तुम्हें निकालना है इस बिंदु तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। वही मैंने बोला था, वही एक चैलेंजिंग काम भी है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। अब आप जरा ध्यान से देखिए बेटा कि हम लोग जो डिस्टेंस बेटा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। सेंटर देखो, सेंटर से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं, है ना बच्चों। कहाँ से बेटा ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो गाइस देखो तुम्हें पता ही है कि ये जो दूरी है बेटा, ये जो दूरी है वो कितनी है, आर है। ये दूरी आर है। अब बच्चों जरा सोच के देखो बेटा, ये दूरी कितनी है, ये दूरी भी एल हो जाएगी बेटा। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। दोनों को मिला दो तो 12 हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमें निकालना है प्लस क्यू से लेकर के पी तक की दूरी। तो बच्चों कितना हो गया, पहले पूरा आर तो ये हो गया, प्लस बच्चों ये भी तो एल इंक्लूड होगा ना। तो अगर मैं पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की बोलूं तो कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आर प्लस एल। कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। बस यही तुम्हें दिमाग लगाना था, ठीक है। आ जाओ। तो यहां बच्चों को मैं आपसे बोलूं कि ई प्लस बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चों क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या लिख जाओगे, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा ठीक है ई माइनस निकालो, तो बच्चों ई माइनस के लिए क्या करोगे, जरा दिमाग लगाओ। अगर मैं तुमसे बोलूं ई माइनस की पी से दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी दूरी हो जाएगी। ई सॉरी बेटा माइनस क्यू की बेटा, माइनस क्यू की बेटा इससे पी से दूरी कितनी हो जाएगी बताओ। माइनस क्यू की पी से दूरी कितनी हो जाएगी, सोच के दिमाग लगाओ। बच्चों क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये पूरी दूरी आर है, तुम्हें क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस आर में से एल घटा देंगे तो ये दूरी ना बच जाएगी हमारे पास, यही तुम्हें निकालना है। तो बच्चों दूरी कितनी हो जाएगी, इस पूरे आर में से इस एल को घटा दो, आर माइनस एल। बस यही तुम्हें ध्यान रखना है, आर माइनस एल। तुम्हारे पास डिस्टेंस आ चुकी है। अगर मैं तुमसे बोलूं ई माइनस कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया बात। अब बच्चों दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि नोटिस करो
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है? तो आप कहोगे मैम इसमें आर के साथ एल को जोड़ा जा रहा है तो ऑब्वियसली जो ये वैल्यू है वो ज्यादा है, इसमें आर में एल को घटाया जा रहा है तो ये वैल्यू कम है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, लेट सपोज अगर लिखा होगा 5/18 का होल स्क्वायर और एक जगह लिखा हुआ है 5/5 का 5 जो है लिख लो ऐसे 5/7 का होल स्क्वायर, तो आप बताइए वैल्यू कौन सी बड़ी निकलेगी? ये वैल्यू बड़ी होगी या फिर ये वैल्यू बड़ी होगी? तो आप कहोगे मैम जिसका हर बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा होता है बच्चों क्या होगा, वो वैल्यू छोटी नहीं हो जाएगी? भाई बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, जितनी बड़ी संख्या से भाग करोगे बेटा मान उतना कम निकलेगा, है ना। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो चूंकि बच्चों इसका बेटा हर क्या है, छोटा है, हर छोटा है बच्चों, इसलिए क्या होगा e माइनस की जो वैल्यू है, जो परिमाण है बेटा क्या होगा, वो ज्यादा होगा बेटा e प्लस से। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि जो e माइनस है बेटा वो क्या है, ग्रेटर है e प्लस से। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, दिमाग लगाने वाली बात थी। क्या ये बात समझ में आ गई है? आ गई है समझ में? अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इससे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो लिखेंगे कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहां से बच्चों E बराबर क्या हो जाएगा, तो बेटा बड़ा कौन, बड़ा है बेटा E माइनस, तो क्या करेंगे बेटा E माइनस बेटा क्या हो जाएगा, माइनस E प्लस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो बेटा माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसको, वो चूंकि बड़ी है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे E प्लस की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगी हमें, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अच्छा माइनस क्यों किया मैम, प्लस क्यों नहीं कर दिया? अरे यार यहाँ पर देखो ना बेटा दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में, ऑब्वियस बच्चों बात में समझ आ रही हो कि करते हैं कुल निकालना है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑब्वियस बेटा बात में घटाना पड़ेगा। तो बेटा घटाएंगे क्यों, E माइनस में से E प्लस क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि E माइनस की वैल्यू बड़ी है, बिकॉज जो उसका हर है बेटा, हर क्या है उसका छोटा है, इसलिए जो इसका मान निकलेगा वो बड़ा निकलेगा। दैट इज वाई हमने क्या किया, E माइनस माइनस E प्लस कर दिया। अब बच्चों बेहद आसान है, छोटी सी सिंपल सी मैथ्स यूज करनी है, क्लास 6, 7, 8 वाली, आज जरा कर लेते हैं। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, सो गाइज हमारे पास आ जाएगा यहां से E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E माइनस की वैल्यू क्या थी, तो बेटा माइनस की वैल्यू थी KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का E प्लस क्या था, तो KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों मैं यहां से KQ कॉमन ले लूंगी तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देना, एलसीएम लेना है तो बच्चों मैं डायरेक्टली एलसीएम लूंगी, कैसे, इन दोनों का गुणा करूंगी, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। और बच्चों देखो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे बच्चों लेट सपोज हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1/100 माइनस 1/200, तो बच्चों एक तो है कि आप डायरेक्टली एलसीएम लो, बच्चों एक तरीका क्या होता है कि इन दोनों का गुणा कर दो, 100 गुणे 200 कर दो, 200 को उधर भेज दो और 100 को इधर भेज दो, है ना बच्चों। तो ये ट्रिक होती है ना बेटा, ये छोटी सी ट्रिक है, तो इस ट्रिक को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और बेटा मैं इसी ट्रिक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस L का होल स्क्वायर। बच्चों ब्रैकेट खोल दो, बेहद आसान है, सबने बचपन में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला खोल, नहीं पता तो लिख देती हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बच्चों एक बार जरा इसको फॉर्मूला हम लोग खोल लेते हैं, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl माइनस का 2rl। बच्चों नीचे सेम टू सेम अभी लिखा रहने दो, अब इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि इसको कब छेड़ना है। आ जाओ बच्चों, ब्रैकेट खोलोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे सो गाइस आपके पास आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2rl। और बच्चों नीचे क्या रहेगा, नीचे अपना वही रहेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बच्चों यही सेम चीज रहेगी, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पर अगर देखो तो बेटा देखो ये आर स्क्वायर से ये कट गया, एल स्क्वायर से ये कट आ गया, तो हमारे पास क्या बचा के क्यू, क्या बचेगा ये इसको ऐड कर दो 4rl कर दो, या फिर कोई 4rl तो मत करो, है ना, यही लिखा रहने दो 2rl प्लस 2rl यही लिखा रहने दो, है ना। और बच्चों नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, नीचे बच्चों क्या हो जाएगा। तो अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो जरा सा भी, अगर बेटा आप जरा सा भी ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। बेटा फॉर्मूला कौन सा, बचपन में एक और फॉर्मूला पढ़ा था जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत किया करते थे, तो पढ़ा था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा था ये, बचपन में पढ़ा था। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये बेटा क्या लिखा हुआ है बताओ जरा, बेटा क्या लिखा हुआ है ये, क्या ये बच्चों नहीं लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो ये बेटा क्या कर सकते हैं आप बताओ जरा, क्या कर सकते हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम आपको, तो बेटा यहाँ से अपने आप से सॉल्व करना चाहिए, है ना, अपने आप से ही सॉल्व करना चाहिए, तो मजा आता है ना। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब गाइस एक बात अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो बच्चों छोटी सी बात है कि बेटा जो ये आर की वैल्यू है, राइट, आर और जो ये एल है, ठीक है बच्चों, अगर आप इसे नोटिस करें तो बेटा जो ये हमारे पास एल है, अगर आप यहाँ बच्चों जो लिखा हुआ है एक बार आप जो इसको पढ़िए तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखा था बेटा, यहाँ पर हमने लिखा था कि भाई दोनों ही जो हमारे जो द्विध्रुव वो क्या होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। बेटा इसका मतलब क्या है कि जो ये बेटा जो ये बीच की दूरी है, बेटा जो ये बच्चों बीच की दूरी बच्चों क्या है बहुत ही छोटी है। बच्चे जो ये एल है वो क्या है बेटा, एल हमारा बेटा क्या है बेटा, एल हमारा बहुत ही छोटा है आर के कंपैरिजन में, एल बहुत ही छोटा है आर के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई एल बहुत 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 छोटा है आर के कंपैरिजन में। अब अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो बेटा वो और ही छोटा हो गया। तो यानी बच्चों यहाँ से हम एक टर्म लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बेटा किसके बराबर हो जाएगा, बेटा ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। अरे अगर तुमने एक समुंदर से, पूरे समंदर से अगर तुमने एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया तो क्या समुंदर का पानी कम हुआ, नहीं हुआ भैया। उसी प्रकार से चूंकि बच्चों ये एल इतना छोटा है कि अगर तुम आर स्क्वायर में अगर बच्चों तुम उस वैल्यू को कम कर दोगे, मतलब कि और जो है तुमने उसमें कुछ माइनस कर भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो बच्चों चूंकि ये एल का मान बहुत ही छोटा है दैट इज वाई बच्चों यहाँ पर हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर सिंपल लिख सकते हैं। अब बच्चों वापस से आ जाओ अपनी इक्वेशन पे, तो ये क्या हो गया के क्यू, बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों लिखा हुआ है 2rl प्लस 2rl लिखा हुआ है, ठीक 2rl प्लस 2rl लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों अच्छा एक चीज और भी है, अगर बच्चों ये ऐसा कुछ है, अगर बेटा यहाँ पर कुछ ऐसा भी है तुम लोग आर को भी हटा ये एल को भी हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, क्या आप बताओ, नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटा सकते हैं। चूंकि बच्चों ये जो हमारा जो ये बेटा एल है हमारा वो तो बहुत छोटा है, अगर बच्चों ये क्या है बेटा बहुत ही छोटा है तो उसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, आप बताओ हटा सकते हैं ना कि नहीं हटा सकते, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, बोलो
तो बच्चों यहाँ पर हम इसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हम जो है कहीं पर इसको घटा रहे हैं, किसी बड़ी वैल्यू से घटा रहे हैं। यहाँ बच्चों देखो मल्टीप्लाई में है, तो ये गलती मत करिएगा कि आपने सोचा कि यहाँ पर तो एल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है आर से, तो फिर आपने यहाँ करा कि भैया यहाँ पर का भी जो है एल है हम हटा देते। नहीं, यहाँ पर तो सिंपल सा आर के साथ कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे आपको यहाँ पर नहीं हटाने की आवश्यकता है, यहाँ पर मत हटाना, गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पास नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, आर स्क्वायर पुट कर दिया, और बेटा इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके, यहीं पे सॉल्व करवा दूं क्या, बगल में ही, चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा के क्यू क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू। एक काम करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं ना, 4RL लिख ही लो, 4RL अपॉन बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये अब हम सब ने पढ़ा हुआ है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यानी बच्चों अगर ऐसा लिखा हुआ है बेटा, मान लो कि अगर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिखा है तो बेटा क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर की बेटा पावर अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो बेटा क्या होगा, इन घातों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आर की घात 4 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा बच्चों क्या है, ये फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, 6th 7th 8th में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, नीचे अपने पास आ जाएगा आर की पावर 4। तो इस एक आर से बेटा ये आर कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, के क्यू 4L, और बेटा क्या रहेगा, ये बच्चों आ जाएगा आर की पावर 3, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों दिमाग लगाओ थोड़ा सा बेटा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि जब हमने क्या पढ़ा था, बल आघूर्ण पढ़ा था बेटा, जब हमने बल आघूर्ण पढ़ा था तो बल आघूर्ण क्या था, बल आघूर्ण था आवेश गुणे बीच के मध्य की दूरी का गुणनफल, P बराबर Q इंटू 2L। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि, है ना, और इसको लिख दिया, टू लिख दिया, ठीक है, क्यू का अंडर मल्टीप्लाई कर दो तो 2QL, ठीक है, और बेटा इंटू क्या लिखा हुआ है, इंटू बेटा अपना 2 बच जाएगा, छोड़ दो उसको, अपॉन आर की पावर 3। तो बच्चों क्या मैं 2QL को लिख सकती हूँ P के बराबर, बिल्कुल लिख सकती हूँ, किसने रोका है। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 2KP अपॉन आर क्यूब। बेटा ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया क्या बेटा, ये आ गया हमारे पास एक अभीष्ट फॉर्मूला। बेटा क्या आ गया, अभीष्ट फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यानी कि बच्चों, यानी कि बेटा द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर जो बेटा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, E बराबर 2KP अपॉन आर की पावर 3। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, जल्दी बताओ, क्या ये कहानी समझ में आ गई है। बच्चों एक बार मैं क्विक रिवाइज करवाऊंगी सो दैट कि तुम्हें एकदम से जो है याद रहे सारी चीजें, ठीक है। चलो तो बच्चों पहला था, हमें सीखना था अक्षीय बिंदु के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अक्षीय बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर निकालना है। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने जो है 2 आवेश लिए, एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश था, माइनस क्यू था। ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों जो है आवेश एक दूसरे से किसी अल्प दूरी पर स्थित होंगे तो ये निकाय क्या बन जाएगा, ये बेटा निकाय बन जाता है हमारा बेटा जो है द्विध्रुव। तो बच्चों ये हमारे पास द्विध्रुव है और इसी द्विध्रुव के ही अक्ष पर एक दूसरा बेटा बिंदु स्थित है जो कि क्या है, P बिंदु है। और इस P बिंदु पर हमें निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों मैंने आपसे ये बोला कि भाई दोनों आवेशों में लड़ाई हो जाएगी, भाई दूरी कहाँ से ली जाए, क्योंकि अगर हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो R आप क्या लोगे, कहाँ से R लोगे, भाई प्लस क्यू से R लोगे, है ना, या भाई माइनस क्यू से दूरी लोगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक नोट कर लिखवाया आपको कि द्विध्रुव से बेटा जो दूरी है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, हमेशा द्विध्रुव के सेंटर से ले रहे हैं, हमेशा उसके केंद्र से ले रहे हैं, हमेशा उसके केंद्र से दूरी ली जा रही है। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो मैंने आपसे क्या बोला कि भाई हम लोग दूरी लेंगे, ये बेटा ये देखो मैंने आपसे बोला कि हाँ भाई यहाँ से दूरी ले रहे हैं। और बच्चों लेट सपोज कि जो ये दूरी है वो कितनी है, R दूरी है ना, R दूरी है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई देखो दो हमारे पास आवेश हैं,
आपको पता होना चाहिए P की प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है, माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। तो इस बिंदु पर प्लस की वजह से जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता बेटा वो कहाँ पर है, बाहर की ओर है। माइनस की बेटा जो है बेटा वजह से क्या है, तीव्रता अंदर की ओर है, राइट, विपरीत दिशाओं में है दोनों। तो अब E प्लस क्या है बेटा, E प्लस के लिए कैसे निकालो, KQ/R²। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, और जो दूरी कितनी थी बेटा, ये पूरी दूरी थी R, इसमें हमने क्या कराई भाई, ये देखो ये दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, तो क्या हो गया R प्लस L, तो क्या हो गया E प्लस के लिए क्या आ गया, KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर आ गया। फिर देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा E माइनस क्या हो जाएगा, तो बच्चों ध्यान से देखो बेटा, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी भाई, इस R में से अगर तुम ये दूरी घटा दोगे तो हमारे पास ये दूरी निकल के आ जाएगी। तो बच्चों दूरी कितनी आ गई, R माइनस L आ गई, तो क्या हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने आपको समझाया कि भाई देखो यहाँ पर जो ये हर लिखा हुआ है ये हर छोटा है, ये हर अगर छोटा है तो ये जो मान है इसका बड़ा निकलेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर बड़ा है, दैट इज वाई ये मान क्या होगा, छोटा होगा। तो बच्चों E माइनस की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी E प्लस से, तो बच्चों इसलिए बिंदु P पर जो अभीष्ट या कुल विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है वो कितनी आ जाएगी, E बराबर E माइनस का E प्लस, बड़े में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा कौन, E माइनस, छोटा कौन, E प्लस आ गया। सॉल्व करो, KQ/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर। बेटा हमने क्या किया, हमने बच्चों जो है KQ कॉमन ले लिया, अंदर स्क्वायर इट लिख दिया, फिर हमने क्या किया बेटा, हमने इसका एलसीएम ले लिया। कैसे करा, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया बेटा, इन दोनों का एज इट इज गुणा कर दिया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, लिख दिया बेटा, फिर ब्रैकेट खोल दिए इस फॉर्मूले से। जैसे ही ब्रैकेट खोले तो बच्चों क्या हो गया, R² L² आपस में कट कुट आ गए, साइन चेंज होकर के। बच्चों हमारे पास क्या बचा था, 2RL प्लस 2RL, बेटा नीचे क्या बचा, अब देखो यहाँ पर A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A² माइनस का B² होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, R² माइनस L² का होल स्क्वायर आ गया, राइट, आ गया, पक्का आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना बेटा, आगे आपको बढ़ना है। आगे बच्चों क्या आ जाएगा, चूंकि जो L का मान है वो क्या है, बहुत बहुत छोटा है, किससे, R से। अब बच्चों चूंकि जो L का मान है वो R से बहुत ज्यादा छोटा है, दैट इज वाई बच्चों क्या करा हमने, R² माइनस L² को बच्चों हम किसके बराबर लिख सकते हैं, R² के बराबर ही लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों जब इसका स्क्वायर, जब छोटे मान का स्क्वायर होगा तो वो और छोटा हो जाएगा, और अगर तुम बड़े में से कुछ बहुत ही छोटा घटा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों दैट इज वाई ने क्या लिखा, KQ, और बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 2RL प्लस 2RL एज इट इज ऊपर रहा। बच्चों नीचे क्या आ गया, R² का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ऊपर जो स्क्वायर वो तो लगा ही रहेगा। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, R के बराबर 4 लिख सकते हैं, ऊपर क्या हो गया, 4RL हो गया। बेटा R से R कट गया, क्या बचा, KQ, 4L/R की पावर 3 बचा। अब मैंने आपको समझाया था कि भाई P बराबर क्या होता है बच्चों, P बराबर बच्चों क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, ये हमने पढ़ रखा है, हमने अभी आज की क्लास में पढ़ा था। द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12 होता है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा K, है ना। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, 4L को क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 2 लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। 4L को ये लिख सकते हो, क्या लिखा भाई, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2QL बना दिया, और बेटा जो है 2 बाहर ही लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। R/3 तो ये इसको लिख सकते हो P, तो क्या आ गया, 2KP/R की पावर 3 आ गया। तो अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2KP/R की पावर 3। जल्दी जल्दी से कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आया, क्या यहाँ तक नोट कर लिया है, नोट कर लिया है तो एक बार फटाफट से बता दो कि हाँ मैम नोट कर लिया है गाइस, फटाफट से। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसका सदिश रूप, है ना। एक बार इसकी दिशा भी देख लेते हैं। तो दिशा को देखने के लिए एक बार फटाफट से डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू बच्चों क्या आई थी, तो वैल्यू आई है हमारे पास E अक्षीय कितनी आ गई बेटा, तो E अक्षीय की वैल्यू आ चुकी है 2KP/R की पावर 3 या R³। अब बच्चों एक बार फटाफट से दिशा निकालते हैं, उसका सदिश रूप देख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण था प्लस Q
माइनस क्यू, और ये कोई बिंदु P था और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना था। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई इस P बिंदु पर प्लस के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता थी वो बाहर तरफ थी, भाई माइनस की वजह से जो तीव्रता थी वो अंदर की ओर थी, है ना। अब बच्चों अगर आपको याद हो, क्या याद हो कि जो बेटा आघूर्ण होता है कहाँ से बेटा, उसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, तो बच्चों हमेशा माइनस से प्लस की ओर होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो बेटा जो आघूर्ण की दिशा है, जो आघूर्ण की दिशा है बेटा वो किधर है बेटा, तो वो आघूर्ण की जो दिशा है बेटा वो इधर साइड है। और अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि ई अक्षीय की दिशा कहाँ पर है, ई अक्षीय बोलूं, अगर मैं आपसे ई अक्षीय बोलूं या मैं आपसे नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दूं तो बच्चों किधर थी ये बताओ, किधर थी, तो बच्चों ये अपनी हो जाएगी इधर की ओर। किधर की बेटा और हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये वाला बड़ा नहीं था, बताओ याद करो, ये मैच बड़ा नहीं था, तो बच्चों तीव्रता किधर की ओर होगी, इधर साइड की ओर ही होगी। तो यहाँ पर बेटा इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसका यहाँ पर लिख दो सदिश रूप। तो बच्चों सदिश रूप क्या हो जाएगा, लिख लो यहाँ पर, ई वेक्टर अक्षीय बराबर क्या हो जाएगा 2 kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये बेटा क्या हो गया, इसका सदिश रूप हो गया। और यहाँ पर हेडिंग लगाकर या फिर ऐसे नोट लगाकर लिख लो, नोट लगा लो, नोट कि यहाँ पर ई व पी की दिशा समान है, ठीक है, समान है, ठीक। तो बच्चों आई होप कि आपको जो है अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी आ गई होगी। अब बच्चों बारी है निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना, ठीक। तो बच्चों हेडिंग लगाते हैं फटाफट से। और बच्चों थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ता है कंपैरेटिवली टू अक्षीय बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों पहले तो हेडिंग लगा लो यहाँ पर फटाफट से। तो बच्चों हेडिंग क्या है हमारे पास, लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। चलो अब जरा बच्चों यहाँ पर जो है लिख लेते हैं फटाफट से। एक बार जरा डायग्राम बना लो, राइट। बच्चों डायग्राम कुछ हमारा ऐसा बनेगा, ये हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक माइनस क्यू है, ठीक, एक प्लस क्यू और एक क्या है माइनस क्यू है, ठीक। और अब बच्चों निरक्षीय बेटा बिंदु का मतलब क्या था, तो अगर आपको बच्चों याद हो तो निरक्षीय बेटा बिंदु का मतलब ये था कि हम इसके ऐसे लंब सम द्विभाजक मान सकते हैं ना, इसको ऐसे, है ना, बिल्कुल एक सेंटर में एक लंब डाल दिया है और यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है किसको बेटा, इस P बिंदु पर इस प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना होगा, है ना। ऐसे तो निकालते हैं, फिर हम लोग इक्वल निकालते हैं। तो बच्चों जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि इन द्विध्रुव के कारण अपने को इस बिंदु पर क्या करना है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। बच्चों थोड़ा दिमाग लगाइए, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यार प्लस से क्यू की वजह से, है ना, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, इस प्लस से क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो बच्चों सदैव किधर की बेटा और होगी, बच्चों जो तीव्रता है वो सदैव बाहर की तरफ नहीं होगी। बताओ, अब डायग्राम में वापस जो है बना दूंगी नीचे, है ना, साफ सुथरा बना लेंगे डायग्राम। बट अभी देखो, अभी इतना समझ में आ ही रहा होगा कि यार इस प्लस से क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो सदैव बाहर की ओर होगी। और वही बच्चों अगर मैं सेम चीज बोलती हूँ, अगर मैं सेम चीज बच्चों बोलती हूँ, अगर बच्चों मैं क्या बोलती हूँ, अगर मैं आपसे बेटा सेम चीज बोलती हूँ कि यार इस सब माइनस की वजह से जो तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी, जरा आप बताओ, खुद बताओ,
बेटा किधर की ओर होगी, तो आप कहोगे मैम इसकी वजह से तो अंदर की ओर होगी, इसकी वजह से तो अंदर की ओर होगी, और इस प्लस की वजह से तो बाहर की तरफ होगी, इस प्लस की वजह से तो बाहर तरफ, और इस माइनस की वजह से अंदर की ओर होगी। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? क्या इतनी बात हर बच्चे को क्लियर हो गई है? अच्छा बच्चों यहाँ पर अब देखो वापस से वही समस्या कि दूरी तुम क्या लोगे, पहले समस्या दूरी क्या निकालोगे, तुम क्या निकालोगे, दूरी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, है ना, जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से, जो मतलब जो बेसिकली जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, बताओ डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस अपने को नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला जो काम रहेगा वो डिस्टेंस निकालने वाला होगा कि असल में जो ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू बिंदु से इससे पी बिंदु तक की जो दूरी है वो असल में है कितनी, राइट, असल में है कितनी। ठीक है, अच्छा बच्चों ये दूरी कितनी थी, ये बेटा ये दूरी अपनी आर है ना, इतनी बात अपने ध्यान रखनी है। तो बच्चों एक बार पहले लिख लेते हैं फटाफट से, लिखो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा थ्योरी लिख लो कि माना एक द्विध्रुव जिस पर प्लस माइनस क्यू आवेश है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर स्थित है, इसके केंद्र से r दूरी पर लंब समद्विभाजक पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, आप सबको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास हम सबको पता है कि E बराबर होता है KQ/R²। अच्छा बच्चों एक चीज और है, अगर आपको याद हो तो जो हमारा अक्षीय बिंदु वाला था तो वहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, बेटा ये जो प्लस क्यू और जो बेटा जो माइनस क्यू है, इन दोनों की जो दूरी थी वो पी बिंदु से अलग अलग थी। बट यहाँ पर अगर बेटा नोटिस कर पा रहे हो तो दोनों दूरियां क्या है, समान है। तो यानी कि बच्चों E प्लस और E माइनस की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, बराबर होगी, है ना, क्योंकि देखो के क्यू और बेटा आर स्क्वायर सब कुछ बराबर ही होगा, तो हम क्या बोलेंगे E प्लस और E माइनस की बेटा वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, राइट। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। आ जाओ, तो हमें निकालना होगा, वैल्यू निकालनी होगी किसकी, पहले वैल्यू निकालनी होगी आर की। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चों मैं इस डायग्राम को वापस से रीडू करना चाहूंगी, ठीक है, एक बार हम डायग्राम को वापस से बनाएंगे। चलो आ जाओ, बनाते हैं डायग्राम को वापस से, इसको हटा दो बच्चों, वापस डायग्राम बनाते हैं। तो जो डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा है, ये है प्लस क्यू माइनस क्यू, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, और इनके लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना हमको समझ में आ रहा है कि इससे प्लस से Q के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, और जो इस माइनस की वजह से जो तीव्रता होगी वो कहाँ पर होगी, अंदर की ओर होगी। इतनी बात भी हमको समझ में आ रही है, इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है ना। इसको ऐसे रखो E प्लस, ठीक, इतनी बात हम सबको समझ में आ रही है, सेम टू सेम। अच्छा बच्चों अगर ध्यान दे पा रहे हो तो बच्चों एक एंगल बेटा कितना है बच्चों, लगभग जो ये समकोण नहीं बन रहा, बताओ समकोण नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा समकोण, समकोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है समकोण, क्यों नहीं बन रहा बेटा, ये क्या है, समकोण है। आप बच्चों सबको पता है कि जो ये भुजा होती है
बेटा इस एंगल के सामने की मैंने कोई से भी एक त्रिभुज ले लो तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक तुम त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, देखो इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है बेटा, समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बेटा बनता है? समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, अगर तुम बच्चों नोटिस कर पा रहे हो, नाम चाहे लिखना है तो नामकरण कर दो, इफ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ए बी और ये सी। ठीक है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो बेटा क्या होगा, इस त्रिभुज के इस कोण के सामने की जो बेटा भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण कहलाएगी। बेटा जो ये भुजा है बेटा ये क्या है? ये बेटा अपनी लंब है बेटा, ये क्या हो गया? अपना आधार हो गया। आधार कितना हो जाएगा भाई? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये अपनी एल हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप बताओ बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपको सब कुछ पता है, आपको बेटा पता है कि क्या हो जाता है, हमें पता है भाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा अपना कितना हो जाएगा बताओ फटाफट से। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं, लिखवा ही देती हूँ ना, लिखो यहाँ पर ट्रायंगल ए सी पी एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। तो अपने को निकालनी है AP की वैल्यू, तो AC स्क्वायर कितना है? ये L स्क्वायर है। PC कितना है? R स्क्वायर। तो बच्चों AP कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कर लो, है ना, दोनों का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को या फिर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, यानी कि जो इस भुजा की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब जरा बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ चिल्ला चिल्ला करके कि भैया E प्लस और E माइनस इनकी वैल्यू आपस में बराबर है, तो बताओ कितना हो जाएगा? तो बच्चों क्या ये नहीं हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला बच्चों होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि बच्चों लेट्स सपोज अगर ऐसा लिखा हुआ है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इस अंडर रूट को खा जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओ माई गॉड, सो इजी। बट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बच्चों? यहाँ पर अब जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इनके बीच के एंगल्स। देखो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, ये दोनों किसी एंगल पर स्थित है और हमें इन एंगल की वैल्यू नहीं पता। अब हमें अगर एंगल की वैल्यू नहीं पता तो हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू को, बताओ, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, छोटा सा दिमाग लगाएंगे। अच्छा बच्चों एक चीज और है, जब हम किसी चीज को मानते हैं, मान लो कुछ वैल्यू पता नहीं होती है तो हमें उस वैल्यू को मानना पड़ता है। जब हम किसी वैल्यू को मानते हैं तो लास्ट में उस वैल्यू को हटाना भी पड़ता है। बच्चों ये हम लोग मैथ्स में सीखते चले आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर माना, बच्चों क्या माना? मैंने यहाँ पर माना कि ये एंगल क्या है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, डायग्राम मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, यही सेम डायग्राम रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने माना कि ये एंगल क्या है? थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। अच्छा बच्चों ये देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा ये APC और बच्चों ये जो है ये अपना BPC, यहाँ लिखवा देती हूँ ना, यहाँ पर बॉक्स बना के लिखवा रही हूँ, ठीक है, ये मतलब रफ वर्क है ना, ये फेयर में नहीं जाएगा, ये रफ में जाएगा तुम्हारे याद करने के लिए। अगर बच्चों आप देखो तो बेटा जो क्या है अपना APC, त्रिभुज APC एंड बच्चों जो त्रिभुज अपना क्या है? त्रिभुज BPC, ये बेटा कैसे त्रिभुज है? ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्यों है? देखो जरा ध्यान से, इनकी भुजाएं भी समान है ना बेटा। देखो देखो ना, ये दोनों जो वैल्यू बेटा जो है आपस में बराबर ही है ना, दोनों बेटा वैल्यू क्या बराबर ही है, ठीक है बच्चों। दूसरी बेटा चीज क्या होगा? इनके एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में बराबर ही होंगे। अब बच्चों चूंकि ये क्या है? एक सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है, पूरा बेटा क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान पड़ेगा। पूछो कैसे, है ना, पूछो कैसे बच्चों। अब मैंने छोटा सा काम किया बेटा, मैंने छोटा सा काम क्या किया, बहुत ध्यान रखना। यहाँ बच्चों जो है थोड़ा सा गिचपिच होगा, लेकिन कोशिश करना कि समझ में आए पूरा पूरा आपको, है ना।
अगर 1 मिनट के लिए भी ध्यान हटा तो बेटा दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। अब अगर बेटा यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो मैंने क्या किया, मैंने इस भुजा के समानांतर क्या कर दिया, मैंने इस भुजा के समानांतर एक भुजा खींच दी। और बच्चों आपको पता है बेटा अगर सर्वांगसम त्रिभुज होता है, सर्वांगसम बच्चों अगर त्रिभुज होता है तो बेटा क्या होंगे, बेटा उनके जो ये एंगल्स है तो ये क्या होंगे बेटा, आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये बच्चों एंगल अगर बेटा जो है, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, जो हमारा ये एंगल बेटा ये भी थीटा हो जाएगा। दोनों बेटा क्या होंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे, बताओ नहीं होंगे, बोलो। इसको ऊपर लिखो ना, इसको ऊपर लिखो, ऊपर वाला एंगल बनेगा। बच्चों क्या हो जाएंगे बेटा, अपने जो है एंगल बेटा क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। बताओ नहीं होंगे बेटा बराबर, बिल्कुल बेटा बराबर हो जाएंगे, है ना बेटा। एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो बच्चों तो देखो ये एक Z बन रहा है ना, Z नहीं बन रहा, Z नहीं बन रहा। बच्चों हम सबको पता है कि बेटा क्या होंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। बेटा हम सबको पता है बेटा क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर बच्चों ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, है ना। एकांतर बच्चों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप बेटा नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पर एक छोटा सा Z बन रहा है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना बेटा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एकांतर कोण बन रहे हैं, देखो ना ये Z बन रहा है ना, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। एकांतर कोण बन रहे हैं, देखो ना, देखो ये Z बन रहा है, ये Z है ना। अगर ये बेटा एंगल थीटा तो बच्चों क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अब हमें इन थीटास की वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम तो हमने कर लिया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनके घटक करेंगे। वेक्टर पढ़ के आ चुके हो बेटा, क्या करेंगे, घटक करेंगे। देखो बच्चों ये हमारे पास E प्लस है बेटा, ये हमारे पास E माइनस है बेटा, दोनों के क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। तो हम सब ने बच्चों वेक्टर में पढ़ के रखा हुआ है कि लेट सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर A है, ठीक है। और बच्चों लेट सपोज एक किसी थीटा एंगल पर ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, इसके दो क्या करते हैं, घटक कर देते हैं, दो घटक करते हैं। अगर कोई वेक्टर A है और वो किसी थीटा एंगल पर है तो हम क्या करते हैं, उसके दो घटक करते हैं। कैसे, जो इधर वाला बेटा जो घटक होगा वो क्या कहलाएगा, A cos थीटा, और जो ये घटक क्या कहलाएगा, A sin थीटा। अच्छा एक चीज और है, जब घटक करते हैं तो कभी भी वेक्टर नहीं रहता, वो यहाँ पर परिमाण है ये A का, यहाँ पर ये A का परिमाण है ना। और बच्चों जब घटक कर लेते हैं तो इस वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं बचती है ना। तुम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो, A sin थीटा एंड A cos थीटा, सिंपल लिख सकते हो तुम, राइट। अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग ना खो जाओगे, ठीक है। ये अपने पास क्या है, E प्लस है, ठीक है, E प्लस है। तो पहले निकालो E प्लस के घटक निकालो। क्या निकालोगे, E प्लस के घटक निकालोगे। तो निकालो, कैसे निकालोगे, अपने पास क्या है, इधर बना देती हूँ बच्चों, क्या है अपने पास, ये अपने पास E प्लस है ना, और एक ऐसे कुछ एंगल में है ना, ऐसे कुछ थीटा बना हुआ है, ये कुछ ऐसे थीटा बना हुआ है, लेट्स सपोज ये थीटा है। अब E प्लस के क्या हो जाएंगे, दो घटक होंगे। कैसे, कोण के पास वाला कॉस, कोण के पास वाला कॉस, कोण से दूर साइन, कोण कॉस, कोण से दूर साइन। तो बच्चों ये घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा। ये घटक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E प्लस साइन थीटा, है ना। और अब इसकी कोई वैल्यू बची नहीं है कि चाहो तो उसको निरस्त भी कर सकते हो। अब सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही, तो दिमाग लगाओ बेटा, हमारे पास क्या है, E माइनस भी है, हमारे पास E माइनस भी है, हमारे पास E माइनस भी है, हमारे पास E माइनस भी है, E माइनस भी है। सेम बच्चों क्या हो जाए बेटा, कोण के पास कॉस, तो क्या हो गया बेटा, E माइनस कॉस थीटा, और कोण से दूर क्या हो जाएगा, कोण से दूर हो जाएगा साइन, तो E माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अब इस वेक्टर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, है ना, तो बच्चों कैसे बनेगा बेटा, डायग्राम कुछ ऐसा सा बनेगा, कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखो, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है E प्लस साइन थीटा, E प्लस कॉस थीटा, ठीक है।
और बच्चों सेम टू सेम किसके लिए बेटा बन रहा है बेटा, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ ना ताकि तुम्हें याद रहे। चलो कलर चेंज बच्चों, ये क्या बनेगा e माइनस कॉस थीटा एंड ये क्या बनेगा e माइनस साइन थीटा। अब बच्चों चूंकि क्या है बेटा, वैल्यूज आपस में बराबर है ना। अगर बेटा आप देखो बेटा परिमाण बच्चों क्या है आपस में बराबर है कहीं ना कहीं, तो बच्चों क्या होगा बेटा ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास बेटा क्या बचेगा, ये बचेगा e प्लस कॉस और e माइनस कॉस, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का क्या होगा एडिशन होगा, दोनों क्या होगा एडिशन होगा। तो यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हारा e कुल निकलेगा, यहां पर आ जाओ ध्यान दो बेटा, जो तुम्हारा e कुल निकलेगा, जो आपका e कुल निकलेगा बेटा, जो e कुल निकलेगा बेटा कितना निकलेगा, वो निकलेगा e प्लस कॉस थीटा प्लस e माइनस कॉस थीटा, e प्लस कॉस थीटा एंड e माइनस कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों क्या है दोनों ही सेम डायरेक्शन में क्या होगा प्लस हो जाएगा, e प्लस कॉस थीटा एंड e माइनस कॉस थीटा। गाइज यहाँ पर नोटिस करो बेटा क्या है हमारे पास e प्लस और e माइनस, दोनों का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। e माइनस क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तुम कॉमन ले लो, चाहो तो ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों हमारे पास थीटा की वैल्यू कभी थी ही नहीं, हमने जस्ट एज्यूम किया था, तो अब हमारे पास क्या है, ओहो अब हमारे पास एक नया दिक्कत है, नई समस्या है कि हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, और कॉस थीटा की वैल्यू को अपने को कॉस थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कैसे बताती हूँ। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देख लो बच्चों, ये ट्रायंगल बना लेती हूँ वापस, है ना। इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल अपने पास है, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो ये वैल्यू थी कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हुआ करती थी, ठीक है। ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू शायद आर थी, ये वैल्यू हमारे पास आर थी, और ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, एल थी। तो बच्चों हमने बचपन में पढ़ा था लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा था, लाल बटे कक्का पढ़ा था, जहां पर बच्चों ये क्या होता था, ये होता था साइन, ये क्या होता था बेटा, ये होता था कॉस, और ये क्या होता था बेटा, ये होता था टेन। सो गाइज क्या हो जाएगा, हमें क्या निकाला है, केवल कॉस ही निकाला, बाकी से तो मतलब ही नहीं है। बच्चों कॉस की वैल्यू क्या है, a अपॉन के है बेटा, a कितना हो गया, आधार कितना है, आधार हमारे पास बच्चों क्या है l है, और बच्चों k क्या है, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों वैल्यू करो तो क्या हो जाएगा, इक्वल बराबर, यहाँ चाहो तो लिख लो, है ना, चाहो तो ना कुछ बच्चों को भूल ही जाए, लिख लो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो गाइस क्या हो जाएगा, इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पर 2kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है, तो ये है l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या यहाँ तक की कहानी हर बच्चे को समझ में आ गई, जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक की कहानी हर बच्चे को समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मेन जो समझाने वाला काम था वो बच्चों असल में यहीं तक ही था, अब इसके आगे मैं जो करवा रही हूँ बेटा वो बेसिक मैथ्स है ना, यहीं तक ही कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये तो सॉल्व करने वाली बेटा चीज़ है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा इक्वल बराबर, सॉल्व करो, इक्वल बराबर 2k की पूरा भी एज इट इज लिखवा रही हूँ, 2kq अपॉन क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेटा मैं इसको पावर 1 लिख सकती हूँ इंटू ये क्या था, l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। अंडर रूट को कैसे लिखा जाता है बेटा बताओ, पावर 1/2 कैसे लिखते हैं बच्चों, तो ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 1/2 तो लिखते हैं। हम सबको बताए बेटा आधार में घातें
जुड़ती हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, घात आपस में जुड़ेगी। तो बच्चों यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा ई कुल बराबर 2k/QL अपॉन क्या बचेगा बेटा, r² प्लस L² की पावर 3/2। क्या इतनी सी कहानी सबको समझ में आ गई है? जल्दी से बताओ, आगे समझ में। अरे भाई 1 + 1/2 करो, कितना आ जाएगा, 3/2 तो आएगा। अब बच्चों वापस से सेम कहानी, चूंकि बेटा जो ये L का मान है वो क्या है, बहुत 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 ज्यादा छोटा है। तो चूंकि बच्चों क्या है बेटा, इस L का मान चूंकि बहुत बहुत ज्यादा छोटा है बच्चों, दैट इज वाई इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं 2k/QL अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा, r², है ना, और r² की पावर 3/2, राइट। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो बात क्या ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि घातों में मल्टीप्लिकेशन होता है, घातों में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, ई कुल बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k/QL, बेटा क्या हो जाएगा 2k/QL अपॉन r² इंटू 3/2, बेटा क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बचा 2k/QL अपॉन बच्चों क्या आ गया, r की पावर 3। बच्चों वापस से याद करो आघूर्ण को बेटा, तो हमारे पास बेटा द्विध्रुव गुण क्या था, P बराबर हुआ करता था Q इंटू 2L। तो क्या बच्चों यहाँ पर कहीं दिख रहा है, Q इंटू 2L बिल्कुल दिख रहा है, तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा KP/r³। तो बच्चों यहाँ पर अगर बेटा मैं आपसे बोलती हूँ कि निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, Kp/r की पावर 3, Kp/r³। जो वहां पर बेटा जो तीव्रता थी वो कितनी थी, 2Kp/r की पावर 3 थी, है ना, 2Kp/r की पावर r³ थी। सो गाइज यहाँ पर क्या है, Kp/r³ है ना। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसका मैं जो है एक बार सदिश रूप भी लिखवा सकती हूँ। तो बच्चों चूंकि यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बच्चों दिक्कत ये है कि हमारे पास बेटा जो P है, P और बेटा E क्या है बेटा, विपरीत दिशा में है, P और बेटा E क्या है, विपरीत दिशा में। तो बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं E निरक्षीय लिखो, है ना, E निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा Kp/r³ और अगर मैं इसका सदिश रूप लिखवाऊं, सो गाइज सदिश रूप क्या हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा E निरक्षीय बराबर माइनस का K P वेक्टर अपॉन R की पावर 3। बच्चों ये मान लो तुम्हारी आज की क्लास से 5 से 7 नंबर तैयार हो गए, 2 बड़ी बड़ी डेरिवेशन एक ही क्लास में करवा दी हैं, है ना। और बच्चों यहाँ पर नोट करके लिख लो कि यहाँ पर P व E की दिशा विपरीत है। क्या है, दिशा विपरीत है, दिशा बच्चों क्या है, विपरीत है। सो गाइस क्या समझ में आ गया, तो बच्चों अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो विद्युत तीव्रता है वो फाइंड कर लिया, निरक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता है बेटा वो फाइंड कर ली है। सो गाइज आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने एक ही क्लास में करी हुई है, सब कुछ बच्चों बिल्कुल बेसिक से सीखा हुआ है, मैंने आपको एक एक चीज बताई हुई, बेसिक से बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ है। सो गाइज आई होप कि आप सब ने इस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। सो गाइज अब मैं आपसे मिलूंगी अगले ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे 6 AM पर, राइट। एंड बच्चों मेरी लाइव क्लास कब चलती है, सो गाइज लाइव क्लास चलती है हर रोज चलेगी बेटा, है ना। कब बेटा कब चलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और बच्चों कब चलेगी, सो गाइज ये अपनी चलती है बेटा शाम की। बच्चों कब बेटा चलेगी, बच्चों शाम के जो है 6, 7, 8 आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है जो क्लास होगी वो इसी टाइम के बीच में हो रही होगी, राइट। सो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात के 8 बजे बेसिकली जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास होती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, राइट। तो बच्चों मिलेंगे आपसे अपनी लाइव क्लास में, मिलेंगे अपनी जो है सुबह की क्लास में।
एंड आई होप कि आपने इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया हो। कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा। वीडियो कैसी लगी है एक बार कॉमेंट में बताइएगा। तो मिलूंगी आपसे अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।